नहीं, ओके। यस, दूसरा वाला पेपर में लगाऊं, स्टार्ट करना बच्चों। ओके, रेडी? अच्छा, अभी हमारा P6 इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब P6 में अगर टोटल 1 आवर था और 40 मिनट्स 40 मार्क्स का पेपर था, 4 मेन क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं और होपफुली ये सारे का सारा हमारा डन हो जाएगा इंशाल्लाह। 10 पेजेस हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया था कि स्टूडेंट डिटरमाइंस द डेंसिटी ऑफ द सैंड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सैंड के लिए एक्सपेरिमेंट था और इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये बता रहा है कि एक बीकर है, बीकर का जो वॉल्यूम है, यानी बीकर के अंदर जो लेवल है दैट इज 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, और आपको बोला कि एस्टिमेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हाट बीकर that the beaker would hold when filled to the top। तो बीकर मोस्टली आपका तकरीबन 280 टू 350 इसके बीच में जाता है। ठीक है, 300 मोस्टली, अब अप्रोक्सीमेटली आप समझ लो कि 300 आप इसको करते हो। फिर उसके बाद उसने बोला और किसी चीज का मार्क नहीं है, बाकी वैल्यूज आपको उसके गिवन है। स्टूडेंट यूजिंग द स्ट्रिंग and a meter rule to determine the circumference C of the beaker। circumference measure किया हुआ है, that is 21.3 centimeter है। explain briefly how to use the string and the meter rule to determine the circumference C as accurately as possible। you may draw a diagram। आप एक डायग्राम बना सकते हो। मैंने डायग्राम नहीं बनाई, मैंने एक सिंपल आपको एक स्टेटमेंट दिया कि आपने क्या करना है, bind the string around the beaker and measure the length of the wound string। जो भी आपने वहां पे जो आपने यूज किया ना, उसको आपने क्या करना है, लेंथ मेजर करनी है with the help of meter rule and divide the length with the number of turns you have taken। ठीक है, आपने टर्न्स दिए। डेफिनेटली अगर हमारे पास बीकर है ना, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने बीकर के ऊपर, लेट्स से हमारे पास ये बीकर है, ठीक है, तो आप यूं समझ लो कि इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, आई विल पुट सम रोप। स्ट्रिंग को अगर हम लोग वो करेंगे ना, तो लेट्स से दिस इज अ स्ट्रिंग, तो मैंने एक टर्न ये दे दिया, ठीक है, दूसरा टर्न मैंने इसको ये दे दिया, तीसरा टर्न मैंने इसको ये दे दिया, एंड सो ऑन। सो 3 टर्न हो गए दिस वन। तो दिस इज द पोजिशन ऑफ द रोप जो मैंने इसके ऊपर बाइंड किया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आई विल प्लेस दिस अलोंग द मीटर रॉड। ये मेरे पास एक मीटर रॉड है और जो मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे रखी थी, ये जो स्ट्रिंग वाइंड हुई है, इस स्ट्रिंग को मैंने मीटर रॉड के साथ अटैच करना है। जब मैं मीटर रॉड के साथ क्लोज रखूंगा लाइक दिस, और मैं इसकी रीडिंग नोट करूंगा कि बेसिकली मैंने कितनी जो स्ट्रिंग है वो यूज की है। सो दैट्स इट। आपने इसको स्ट्रेट करना, बाकी को आप ऐसे ही रहने दोगे। दिस इज दैट पार्ट जो आपने क्या किया हुआ है, यूटिलाइज किया हुआ है। दिस इज दैट पार्ट। So you have to measure its length। ये total length होगी, whatever that length is, this length is not the circumference only। आप इस length को क्या करोगे, length divided by number of turns, जो कि मेरे पास कितने 1 2 3, मैं इसको number of turns 3 के साथ डिवाइड करूंगा, तो that would be the circumference। ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये मैंने सारा यहाँ समझाया है। अब उसके बाद आपको बोला है कि the student measures the height h of the beaker। everything is mentioned। show clearly on figure 1.1 the height h of the height h that should be measured। तो height आपकी beaker की height क्या है, from top to bottom, top of the beaker to the bottom of the beaker। तो इसको आपने मार्क करना था h और लिखना था साथ में। उसके बाद आपको बोल रहे हैं the measured height is 9.0 सेंटीमीटर, ये आपको उसने दे दिया हुआ है। और फिर आपको बोला है कि the calculate the external volume VB of the beaker, यानी volume of the beaker using this equation VB equals to HC square divided by 12.6। आपको वैल्यूज गिवन है, आपको सारी चीजें कैलकुलेट करके दी हुई हैं उसने। 9.0 is value of H,
21.3 is the value of circumference and 12.6 आपने किया, ये सारा करके you got this number 324 cubic centimeter. हाँ, आपके पास जो वॉल्यूम है ना बेटा, इसको देखना है, ठीक है, वॉल्यूम इज मेजर्ड इनटू यानी विदाउट डेसिमल प्लेस, लिख सकते हो, आपको नंबर कटेंगे नहीं यहाँ पे, बिकॉज आपके पास 324.606 आ रहा है ना, तो जीरो पे आप लेके जाओगे, जीरो तो 324.1 क्यूबिक सेंटीमीटर पे आप जाओगे। तो इसलिए आपने हमेशा फॉलो करना है द गिवन इंफॉर्मेशन, दैट गिवन इंफॉर्मेशन इज इन द होल नंबर्स, ठीक है। यहां पर भी आपको उसने होल नंबर्स में वैल्यू आपको दी हुई है, रेंज में भी 324.1 के ऊपर उसने आगे ब्रैकेट में ना मार्किंग सी में अलाउ किया हुआ है, ठीक है, 324.1, लेकिन मैंने इसलिए नहीं नंबर दिए कि आप लोगों की हैबिट ना बने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, लेकिन आप लोग कोशिश करो इसको आदत नहीं बनाओ मेरा बेटा। अभी जो 2023 के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर नंबर ब्रूटली कटते हैं, मैं ये वाला जो पेपर इसकी मार्किंग है, ये पुराना पेपर है, इसलिए आप इसकी मार्किंग से पेपर नहीं जाओ, बात समझ आ रही है। जो रूल है आपका, जो डेसिमल प्लेसेस या सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल है, उसके मुताबिक आपने काम करना है। पुराने जो पास पेपर्स थे उसमें डेसिमल प्लेसेस या मार्केट जो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स थी उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा नंबर डेलिबरेटली एग्जामिनर नहीं कटते थे, ठीक है। लेकिन अब आपके नंबर बहुत स्ट्रिक्टली कट रहे हैं, तो आप लोगों ने बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, उसके बाद आपको उसने मैथ दिया हुआ है, कह रहा है कि द स्टूडेंट मेजर्स द मास ऑफ द बीकर ऑन द बैलेंस एज शोन इन द फिगर, राइट डाउन द मास ऑफ द बीकर, ठीक है। ये आपके पास 208.3 है, आपको क्या बोला है, नियरेस्ट ग्राम्स में आप लेके जाओ, तो नियरेस्ट ग्राम में आप लेके जाओगे, तो कुछ बच्चों ने ये इसको 4 उस पे लेके आए हुए हैं, 209 पे लेके गए हुए हैं, कुछ 200 पे लेके गए हुए हैं, बट नियरेस्ट ग्राम का मतलब ये है कि यू हैव टू कन्वर्ट इट टू द होल नंबर, तो 208 शुड बी द राइट वैल्यू। ये तो बहुत आसान सी चीज थी। उसके बाद उसने बोला द स्टूडेंट फिल्स द बीकर टू द टॉप विद द सैंड and he measures the mass of the beaker m containing the sand. ये आपका जो m है ना, that is mass of beaker plus mass of sand, so that is 724 ग्राम। अब आपको बोला कि calculate the mass of the sand, ms, the mass of the sand in the beaker, use this formula। आपको फॉर्मूला गिवन है, एटीपी में यही तो एडवांटेज है कि आपको चीजें सिर्फ कॉमन सेंस से करनी है और विजिलेंट रहना है। तो 724 is given, 208 you have calculated, और ये सारा आपने माइनस किया तो योर आंसर विल बी 516 ग्राम्स, ठीक है। अब आपके बाद उसने बोला कि कैलकुलेट द डेंसिटी रो ऑफ द सैंड यूजिंग दिस इक्वेशन। अगेन इक्वेशन गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम अगेन। तो अब आप देखो ये डेंसिटी के लिए उसने मास ऑफ द सैंड और वॉल्यूम ऑफ द बीकर यूज किया हुआ है। क्यों? इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बीकर था ये। अब ये जो इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द बीकर है, बेसिकली सैंड तो इसी में फिल हुआ है ना, ऐसे ही है ना, तो इसलिए आपको इसकी परेशानी नहीं करनी कि ये वैल्यू कहां से आई है और ये कैसा फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज गिवन टू यू, जस्ट पुट द वैल्यूज 516 डिवाइडेड बाय 324 जो आपके पास आंसर आया, यू गॉट 1.59592। तो आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया। अब 1.6 भी लिख सकते हो, 1.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, 1.59 भी लिख सकते हो। तो आपको ये ज्यादा सुटेबल रहेगा अब की मार्किंग स्कीम के मुताबिक। यू हैव टू राइट 1.6 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आपको उसने बोला कि आप क्या करो, student using the measuring cylinder to measure the volume of the dry sand, draw a diagram of the measuring cylinder and show the line of sight that student must use to obtain the accurate volume reading। तो आपने ये यहाँ पे इसका सैंड का वो कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसको फिल कर दिया और फिल करके आपने क्या कर दिया, यहाँ पे इसका लाइन ऑफ साइट मेजर कर दिया, ठीक, बात क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज और प्रॉब्लम है, अब कंप्लीट फिल करना है। अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, अगर आप ये कर सकते हो,
आप मेजरिंग सिलेंडर बनाओ और मेजरिंग सिलेंडर आप एग्जैक्टली क्या करो, फिल कर दो टॉप तक, ठीक है। जब आप टॉप तक इसको फिल कर दोगे तो सिंपली आपने इसके टॉप से एक लाइन ऑफ साइट बना देनी है और कुछ नहीं करना। आपने अगर सैंड शो किया ना, सैंड इज टिल दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मेजरिंग सिलेंडर है तो यहां से आप इसको ऐसे बाहर कर दो और आप यहाँ पे भी लाइन ऑफ साइट शो कर सकते हो। मैक्सिमम कैपेसिटी तो 300 तक जाता है, ठीक है, हाँ 300 380 तक जा सकते, सॉरी 350 तक जा सकते। तो आपकी 250 तक मेजरिंग सिलेंडर नंबर निकाला, 300 मेजर तो नहीं कर मैक्सिमम 250। सर ये देख रहे हो आप, ये 250 इसके टॉप पे नहीं है, यहां तक जा सकती है सैंड। क्योंकि यहाँ पे मेजर तो नहीं करेगा ना, टॉप मेजरमेंट तो 250। टॉप मेजरमेंट 250 नहीं है, एक पॉइंट शो किया गया उसने, फिगर 1 में शोज अ बीकर विद द मार्क एट 250, ठीक है। ये नहीं है कि बस 2 क्यूबिक सेंटीमीटर का इसका वो है टोटल कैपेसिटी है। यहां तक बात क्लियर है? ओके। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऑप्टिक्स का था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देखना है। इस क्वेश्चन में सब इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग है, नथिंग डिफिकल्ट। इंस्ट्रक्शन फॉलो कैसे करनी है? कह रहा है कि स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग investigate the position of an image in the plane mirror. अब position of the image in the plane mirror measure करने के लिए on figure 2.1 shows a ray trace sheet that student uses. एक ray tracing sheet है, उसके ऊपर ये जो ब्लैक वाली लाइंस है ना, ये आपके पास गिवन है, बाकी सारी मैंने खुद से की है। ब्लैक लाइन MR इज गिवन टू यू। अब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते करते मैं वापस ऊपर आऊंगा। दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये जो है ना, इस पूरे के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। एंड व्हाट इज दैट? कह रहा है कि लाइन MR शोज द पोजीशन ऑफ द प्लेन मिरर। MR मिरर मतलब ये कोई लंबी रॉकेट साइंस नहीं है कि उसने MR क्यों लिखा है। ड्रॉ नॉर्मल ऑन दिस लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर, कंटिन्यू द नॉर्मल so that it reaches to the bottom of the ray tracing sheet, label the normal NL and label the point at which NL crosses MR with letter B. ये सारा काम आपने एक लाइन के ऊपर करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो एक चीज मिसिंग है, मैंने क्या नहीं किया हुआ, बी नहीं लिखा हुआ। ये आपका वो पॉइंट है बी जहां पे आपने इसको क्या करवाना है, नॉर्मल। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो इसको कम करवा देता हूँ। ये देखो, आई हैव ड्रॉन अ नॉर्मल, टॉप से लेकर इसके मिड से मैंने पास किया है जब, और ये रे ट्रेसिंग शीट के बॉटम तक लेके आया हूं एंड आई हैव मार्क्ड इट NL, ठीक है। लेबल भी कर दिया। जब मैंने इसको लेबल भी कर दिया, उसके बाद पॉइंट बी भी मार्क कर दिया, तो 1 नंबर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन मैंने फॉलो कर ली। फिर उसके बाद उसने बोला ड्रॉ अ लाइन CD 5 सेंटीमीटर बिलो MR एंड पैरेलल टू MR, label a point X, so X where CD crosses NL, draw a line EF, ये मैं पढ़ के फिर ऊपर जाता हूं, मैंने दोनों लाइन लगा, ठीक है। CD और EF मैंने 2 लाइन ड्रॉ करनी है which would be parallel to MR, और 5-5 सेंटीमीटर का इनका गैप होना चाहिए, और जिस जिस पॉइंट पे ये नॉर्मल को इंटरसेक्ट कर रही है, एक में आपने X मार्क करना है और एक में आपने Y मार्क करना है। सो ये आपने सारे का सारा काम देखो ऊपर कर दिया मैंने। यहाँ पे ये CD मार्क कर दिया, CD इज द लाइन, ठीक है। आप देख सकते हो ये आपके पास CD है, ये मैंने बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ किया है किसके। अच्छा, लेंथ के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी कि इसकी लेंथ MR के बराबर होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको पैरेलल ड्रॉ कर दिया, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। फिर मैंने EF भी ड्रॉ कर दिया 5 सेंटीमीटर बिलो दैट, और दिस इज क्रॉसिंग NL एट X, यानी CD इज क्रॉसिंग NL एट X एंड EF इज क्रॉसिंग NL एट Y। ये सारा काम कर दिया। ब्लॉक में जितनी इंस्ट्रक्शन थी सारी कर दी मैंने। अब आइए वापस ब्लॉक के इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पे जाते हैं, आउटर इंस्ट्रक्शन। अब आपको बोला कि ड्रॉ अ 7 सेंटीमीटर लाइन, ठीक है, लॉन्ग फ्रॉम B एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसने ये नहीं बोला कि एट एन एंगल फ्रॉम दिस, उसने सीधा सीधा बच्चे को चैलेंज दे दिया कि अगर तुम्हें एंगल ऑफ इंसिडेंस का पता है तो ड्रॉ कर लोगे, अगर नहीं तो तुम मिरर के साथ एंगल बनाते रहोगे 20 डिग्री का।
ये प्रॉब्लम है। तो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके साथ होता है? नॉर्मल के साथ होता है। तो आपने नॉर्मल के साथ 20 डिग्री का एंगल बनाया, 20 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। टू द नॉर्मल below MR and to the left of the normal, label that end A of the line. अब मैंने क्या किया, ये देखो, इसको थोड़ा जूम कम करके दिखाता हूं। B से मैंने एक लाइन ड्रॉ करना शुरू की, which is making 20 degree angle with नॉर्मल, ठीक है, क्लियर है। और इसको मैंने प्रोसीड किया तकरीबन 7 सेंटीमीटर तक, थोड़ा 7 से शायद ज्यादा होगी, लेकिन मैंने 7 तक इसलिए किया कि ये दोनों लाइंस जो हैं, इन दोनों लाइंस के ऊपर मैंने इसको क्या करना था, आई हैव टू कट दीज टू लाइंस। अब जब ये दोनों लाइंस मैंने कट कर दी, तो उसके बाद हमने हाँ, इसके ऊपर मार्क कर दिया क्या, पॉइंट ए। ये भी इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो गई। फिर हम लोग गए ओके, जस्ट एक सेकंड। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है, दोबारा इंस्ट्रक्शंस पे जाते हैं, और यस, अब उसके आपको उसने क्या बोला है, द स्टूडेंट यूजेस 2 पिन्स, ठीक है, स्टूडेंट प्लेसेस 2 पिन्स, और ये दोनों पिन्स बेसिकली उसने बोला हुआ कि सजेस्ट द a suitable distance x between the pins for these type of x-ray or these type of ray tracing methods। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हमें कितना डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम, किसी को आइडिया? What should be the minimum distance? 5 सेंटीमीटर मिनिमम, मिनिमम 5 सेंटीमीटर। रे ट्रेसिंग में आपकी जो लाइंस है ना, ये जो रेज हैं, इनका डिस्टेंस तकरीबन यानी कम से कम कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर से आप ऊपर जाएंगे तो तब जाके आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। रे ट्रेसिंग का आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी हमने कर लिया 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि द स्टूडेंट व्यूज द इमेज P1 and P2 from the direction indicated by the eyes from figure 2.1. She places P3 on the line CD so that the image of P2 and P3 appears exactly behind the pin P3. She places P4 at EF. अब आप देखो, मुझे यहाँ पे एक और चीज को फॉलो करना था कि ये जो P3 है वो CD के ऊपर आना चाहिए, और जो P4 है वो EF के ऊपर आना चाहिए। देख रहे हो, ये अगर नहीं आता तो बेसिकली मेरे पास क्या होना था, मसला होना था। ये देख रहे हो, ये इसके ऊपर मैंने ड्रॉ किया है। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ने क्या किया जी, measure and record the distance A from X to P3। X to P3 जाते हैं वापस, ये मैंने मार्क भी किया हुआ है। X पॉइंट आपका ये है, और X से लेकर P3 तक का जो डिस्टेंस है वो हमने मेजर किया, इसको हमने 1 मार्क किया, और ये आपके पास 1.7 है। आपके इस डायग्राम के मुताबिक 1.5, 1.6, 1.7 के करीब की वैल्यू है। मैंने क्योंकि सॉफ्टवेयर पर मेजर किया तो 1.7 सेंटीमीटर मेरे पास आ रहा था, ठीक है। तो 1.7 ये है। फिर उसने बोला कि आप B मेजर करो, B इज द डिस्टेंस बिटवीन Y एंड P4, B है। अब Y एंड P4 आपको मैंने दिखाया, Y यहाँ पे आपका, ठीक है, P4 आपका यहाँ पे। ये मेरे पास तकरीबन 3.36 इतना डिस्टेंस आ रहा था, मैंने इसको 3 पॉइंट वो किया, ठीक है, 3.4 पे रखा, ये डिस्टेंस आ गया। ये दोनों मेजर कर लिए, A और B कर लिया। अब स्टूडेंट एक इन्वेस्टिगेशन कह रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ A to B। आपने A और B की रेशियो कैलकुलेट करनी है, तो बहुत सिंपल सी रेशियो है, A इज 1.7, B इज 3.4। इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या हो गया, 0.5। ऐसे ही है, क्या आंसर आ गया? हाँ जी बोलिए, क्या चीज? एक्स की वैल्यू आपने याद रखना है कि जब भी आप रे ट्रेसिंग मेथड करोगे तो उसमें 2 पिंस के बीच का जो गैप है ना मिनिमम, वो आप 5 सेंटीमीटर से कम नहीं रखोगे। पिंस का गैप बेसिकली हमें मिनिमम जो है वो 5 सेंटीमीटर रखना पड़ता है, ठीक है, 5 से कम नहीं रखते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाँ, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर 2 वैल्यूज ऑफ A एंड B, नो सॉरी यहाँ पे एक चीज मिस हो गई। अब आपको उसने कुछ वैल्यूज दी हैं। अब उसने बोला कि थीटा 2 जो है ना 40 डिग्री पे हम लेकर गए,
अब यहां पे मुझे बेसिकली, अब हमने क्या किया है, हमने 40 डिग्री के ऊपर वो जो रे मैंने ऊपर नहीं ड्रॉ की थी, ये वाली रे, अब ये रे आप लेकर गए कितने 40 डिग्री के ऊपर, स्टूडेंट इसको 40 डिग्री पे लेके गया है, फिर यही सारा प्रोसीजर किया है, पिंस लगाई हैं, P5 6 वो लगाई होंगी डेफिनेटली, और फिर उसने क्या किया, फिर उसने ए और बी मेजर किया। अब जो ए और बी अब आया है, दैट ए एंड बी इज हाउ मच, अब आपके ए और बी की वैल्यूज ये हैं 4.2 एंड 8.3, कितनी है 4.2 एंड 8.3 है। जब आपकी 4.2 एंड 8.3 है, तो अब आप क्या करो, इनको डिवाइड करो, तो आपका आंसर क्या आ रहा है 0.506, ये तकरीबन 0.51 आ रहा है। तो अब आपको उसके बाद उसने आपको बोला है स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन बोथ एक्सपेरिमेंट आर कंसीडर्ड टू द इक्वल आर नॉट। तो इक्वल के लिए आपको वैसे दिख तो रहा है कि दे आर वेरी क्लोजर टू ईच अदर, आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने एक लॉजिक सिखाने के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन किया। अब दोनों का डिफरेंस लो और डिवाइडेड बाय कोई भी एक वैल्यू कर लो। दानियाल याद रखना, ये दो एक्सपेरिमेंट्स के कंपैरिजन का एक ही रूल है, या दो वैल्यूज के कंपैरिजन का एक ही रूल है, दोनों वैल्यूज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कोई एक वैल्यू ले लो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो। ये देखो x यानी रेशियो 1 एंड रेशियो 2, एक रेशियो आपकी 0.51 था, दूसरा रेशियो क्या था 0.50, इन दोनों को माइनस किया, डिवाइडेड बाय कोई भी एक वैल्यू दे दो, अपर बाउंड या लोअर बाउंड जो भी वैल्यू आप, वैसे एवरेज भी करते हैं हम लोग, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 2% आ रहा है। ये जो 2% है वो बहुत ही क्लोज है, यानी आपका 20% तक लिमिट ऑफ एक्यूरेसी जाती है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में 10% भी देता है, वो अभी दे देता है कि आप इतने परसेंट तक आ रही है, नहीं हम लोग मोस्टली 10% सेट कर लेते हैं, लेकिन आपका 20% तक भी एक्यूरेसी लिमिट जा सकती है। तो अगर आपका ये नंबर 20% तक जाता है, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ दिस इज विद इन द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। आप खुद सेट कर लो कि मैं 20% पे लिमिट ऑफ एक्यूरेसी पे, अगर मेरा एक्सपेरिमेंटल डेविएशन 20% है, तो इसका यानी लेस देन 20% है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है। अगर मोर है तो फिर मैं नहीं कर सकता। आप 10 का सेट करो, तो आप 10 के ऊपर लॉजिक करो कि क्या मैं 10% के ऊपर डेविएशन को एक्सेप्ट करता हूं या नहीं। अगर आपका आंसर 10% आ रहा है और आप कह रहे हो कि ओके द कैलकुलेशंस इज लेस देन 10%, तो आपका इसका मतलब डेविएशन दिस इज विद इन द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, तो इट इज फाइन। यस, ये दोनों आंसर है ना, ये देखो जो दूसरे वाली रेशियो उसने कैलकुलेट की वो 0.51 है, और जो मैंने की पहली कैलकुलेट की वो क्या है 0.50 है। तो इन्हीं दोनों में से वैल्यूज मैंने ले लिए हैं। तो उसके बाद कह रहा है कि इट इज डिफिकल्ट। अच्छा हाँ, इस एक्सपेरिमेंट में ये भी, जब भी आपका रे ट्रेसिंग मेथड होगा, इस एक्सपेरिमेंट में एक ही प्रॉब्लम आता है, आप पिंस की अलाइनमेंट नहीं कर सकते। इसके लिए अभी तो खैर उसने डिफिकल्टी पूछा है ना, करेक्शन क्या हो सकती है, सी द पिंस फ्रॉम द बॉटम नॉट फ्रॉम द टॉप। ठीक है, आप पिंस को बॉटम से देखो, टॉप से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ये लिख लिया कि चेक और सी द पिंस फ्रॉम द बॉटम नॉट फ्रॉम द टॉप। हाँ ओके, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रेजिस्टेंस। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में उसने रेजिस्टेंस के साथ इसको लिंक किया हुआ है। एक वायर है, एक पावर सप्लाई है, स्विच है, एक रेजिस्टर है, वोल्ट मीटर है, और एक एमीटर है। ये सारा सेट आपको आइडेंटिफिकेशन होगी तो तब जाके आप लोग काम कर सकते हो। ठीक है, और ये वायर की लेंथ आप वेरी करवा रहे हो फ्रॉम दिस कॉन्टेक्ट। दिस कॉन्टेक्ट विल बी यूज्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। सी से आपकी वायर शुरू हो रही है एंड डी तक जा रही है। तो फॉर एग्जांपल इफ आई कनेक्ट दिस एट सी, तो इसका मतलब दिस वायर इज आउट ऑफ द सर्किट। फिर अगर मैं इसको डी पे लेके जाता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि द वायर इज नाउ एंटायरली इन द सर्किट। तो ये आप लोगों का सेम यही वाला क्वेश्चन आपका थ्योरी में भी आया हुआ है। ठीक है, तो उस पे मैं मतलब इंटायरली इन द सर्किट का मतलब ये है कि वोल्ट मीटर अब मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिया ना एट दिस पॉइंट, तो इसका मतलब वायर तो मेरी अब वोल्ट मीटर की वैल्यू नहीं रीड, वोल्ट मीटर जो है वायर की रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप मेजर नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस तो दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप कनेक्ट कर दोगे, तो अब वोल्ट मीटर आपकी वही वैल्यू मेजर करेगा जो आपकी पावर सप्लाई की वैल्यू है। ठीक है, तो आप यूं समझ लो कि इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। अब आपको उसने बोला हुआ है द स्टूडेंट मेजर्स द करंट इन ए, ये आपका करंट है, यहाँ पे एमीटर मैन में लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये मैन करंट है। उसकी आपको रीडिंग दे दी है और वोल्ट मीटर की रीडिंग दे दी है। इन सारे क्वेश्चंस में हमने रीडिंग्स नोट करनी होती है। अब आप देखो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है, सॉरी हाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग
24681, तो ये 0.6 है, 0.60 वोल्ट आप लिखोगे। ओके, उसके बाद आपके पास क्या है? सर हमारे पास तो पॉइंट का इसका रीडिंग मौजूद है, हमारे पास इससे रीडिंग नहीं है। कहाँ पे, इससे पहले कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो आप 0.6, यानी कि जो आपने सर्किट हाँ हाँ 0.60 तक आप लिख सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपकी जो करंट की वैल्यू है ना, करंट की वैल्यू वो आपका देखो 2 डेसिमल प्लेसेस तक जा रही है, करंट जा रही है ना, तो हमें दोनों जो एमीटर है इनका रेजोल्यूशन या आप इसका लीस्ट काउंट है वो एक ही है, ठीक है। तो जब हम लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो दोनों का लीस्ट काउंट जब एक है तो फिर हमें डेसिमल प्लेसेस एक ही करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो एमीटर में अगर आपके पास ये है 0.2, 0.3 और 0.32, ये वाली वैल्यू आपने नोट करनी है। तो ये 0.32 की वैल्यू है, 0.32 एम्पेयर है। अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट किया रेजिस्टेंस 1, तो R इज इक्वल टू V बाय I का फॉर्मूला भी उसने दिया हुआ है, मतलब इतना मेहरबानी है आपके पे, R इज इक्वल टू V बाय I भी बच्चे को दिया हुआ है। आपने जस्ट वैल्यूज प्लेस करनी है एंड यू गॉट दिस आंसर 1.875। तो मैंने इसको राउंड ऑफ किया है टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स या लीस्ट डेसिमल प्लेस। अब ऊपर जो मैंने वैल्यू रखी थी ये वाली 0.60, दैट वाज फॉर द कंसिस्टेंसी, ठीक है। अगर आपने ये वैल्यू रखी हुई है 0.6 तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हियर आई एम गोइंग टू रेफर के यार 1.9 इज ओके। बात समझ आ रही है? 1 डेसिमल प्लेस तक मैं जा सकता हूँ, ठीक। उसके बाद आपके पास तो आपने ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं R1 की वैल्यू, इट्स ओके 1.88 भी चल सकता है, लेकिन कोशिश करोगे अब आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक लेके चलो। चीजें ओम नहीं डालोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हाँ तो 0 ही दूंगा ना। ओके, उसके बाद देखो एक तो आपने ये वैल्यूज प्लेस करनी है, एक नंबर इसका है और एक यहाँ पे आपने प्रॉपर वैल्यूज प्लेस करके इनके यूनिट्स लिखने हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आप लोग देखो, अगर आपने वैल्यूज लिखी हुई है यूनिट नहीं लिखा हुआ तो मैं नंबर नहीं दूंगा, यानी एग्जामिनर नहीं देगा नंबर, ये बात याद रखनी है। वोल्टेजेस यानी ये जब आपका यूनिट के बगैर का काम होता है ना तो उसमें हमने लिखना होता है। अच्छा ओके, खैर आगे चलते हैं। कह रहा है कि द स्टूडेंट डिस्कनेक्ट्स द वोल्टमीटर फ्रॉम द टर्मिनल्स एंड कनेक्ट्स द वोल्टमीटर टू द टर्मिनल सी, ठीक है। बी से, टर्मिनल बी से उसको हटाता है, टर्मिनल सी पे लेके जाता है एंड प्लेसेस द स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट एस एट लेंथ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सी। देखो ऊपर आप चेक कर लोगे, मैं पहले एक दफा रीड कर लूं इसको, फिर 40 पे लेके जाता है, 60 पे लेके जाता है, 80 पे लेके जाता है, 100 पे लेके जाता है। अब देखो बी से उसने वोल्टमीटर का यहाँ पे एक जंक्शन उठाया, दूसरा सी पे लेके गया, फिर 20, 40, 60, 80 एंड 100 पे लेके गया। बात समझ आ रही है? क्लियर? यानी सी से पहले 20, 40, 60, 80, 100 एंड सो ऑन। अब आपको उसने डाटा दिया है कि लेंथ इन सेंटीमीटर है और वोल्टेज इज इन वोल्ट्स है, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स है। अब आपको उसने इंस्ट्रक्शंस क्या दिए हैं, गौर से देखना है आपने इंस्ट्रक्शंस को। प्लॉट द ग्राफ ऑफ वोल्टेजेस, इधर देखो गौर से, आपको उसने बता दिया हुआ है कि आपका V के साथ वोल्टेज का यूनिट लिखना है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस के साथ वोल्ट लिखना है और वो Y एक्सिस पे लिखना है, और लेंथ के साथ यूनिट सेंटीमीटर लिखना है और वो X एक्सिस पे लिखना है, एंड स्टार्ट बोथ द एक्सिस फ्रॉम 0, 0। ये सारे इंस्ट्रक्शंस ही एक नंबर है आपके एक्चुअली। अगर आपने एक्सिस Y एक्सिस के ऊपर V' लिखा हुआ है और X एक्सिस के ऊपर आपने L-CM लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको एक नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखो तो मैंने मार्किंग में ASPL लिखा हुआ है। एक्सिस, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एक्सिस का एक नंबर है, स्केलिंग का एक नंबर है, प्लॉटिंग का एक नंबर है और लाइन ऑफ बेस्ट फिट का एक नंबर है। ASPB भी कर सकते हो आप लोग। स्केल, आपने ग्राफ के ऊपर स्केल भी प्लॉट करना है ना, स्केल करना है, हाँ ये वो स्केल चेक कराऊंगा मैं, फिर तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। अब ये जो ASPL है ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। ASPL, ठीक है। ASPL मतलब एक्सिस को प्रॉपर लेवल। अब एक्सिस आपने क्या किया देखो, A आपको कब मिलेगा, जब आपने
फिजिकल क्वांटिटी जो y एक्सिस पे रखनी है वो y एक्सिस पे रखी है विद यूनिट, जो x एक्सिस पे रखनी है वो x एक्सिस पे रखी है विद यूनिट, तो आपको A मार्क मिल जाएगा। S कब मिलेगा? जब आपने ग्रिड का 50% से ज्यादा, वैसे मैं 75% रिकमेंड करता हूं हमेशा कि ग्रिड का 75% आपने कवर किया हुआ है। ये स्केल करते हुए आप कर सकते हो। अगर आपने स्केल छोटा रखा हुआ है तो आपका बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा, और अगर आपने स्केल बहुत बड़ा रखा हुआ है तो ग्राफ बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तो आपने स्केलिंग प्रॉपर करनी है। स्केलिंग में कभी भी, स्केल में दानियाल याद रखना, स्केल में आपने कभी भी 3, 6, 9 यूज नहीं करना, या इसका मल्टीपल। ये मैं ग्राफ बनाते हुए समझा चुका हूं। 1, 2, 5 बेस्ट है, 4 भी लगा सकते हो, लेकिन 1, 2, 5 बेस्ट है। बेस्ट क्या है ये आपने नहीं करना। 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, या 1 के मल्टीपल रख सकते हो, 0.1 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, 100 रख सकते हो, 2 के मल्टीपल 0.2, 0.02, 0.002, 20, 200 ये रख सकते हो, 5 के मल्टीपल्स रख सकते हो। ठीक है, तो ये बेस्ट स्केल है। अब आप देखो मेरे पास, अब आप जब स्केलिंग करते हो ना, तो स्केल ही बेसिकली आपके पूरे ग्राफ की ब्यूटी है। अगर आपने अच्छा स्केल किया है, अब आपको वैल्यूज मैंने दोबारा देखें बतानी है। एक्स एक्सिस पे आपकी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि आपने शुरू करना 0, 0 से, तो आप अपनी आसानी के लिए 0, 0 यहां लिख दो और 0, 0 यहां लिख दो। ठीक है, बल्कि 0, 0 नहीं, आप यहाँ पे 0, 0 लिख दो दोनों जगहों पे ना। आप क्या कर दो, दोनों पे वैल्यूज पे 0 लिख दो। ठीक है, मतलब आपके पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लाइन ऑफ बेस्ट फिट में तो ओरिजिन से पास नहीं करना ना। वो हम देखते हैं। ये भी आपकी वैल्यू 0, ये भी आपकी वैल्यू 0। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक्स एक्सिस 0 से शुरू करेंगे तो कहां पे जाना चाहिए, 100 पे, है ना जी। और वाई एक्सिस कहां से 0 से शुरू करें और 1.9 का मतलब 2.0 पे जाए, तो आपने मैक्सिमम और मिनिमम सेटिंग कर ली अपनी। यानी एक्स एक्सिस आपका, एक्स एक्सिस की रेंज कितनी है, एक्स एक्सिस की रेंज कितनी है, 0 से 100। ठीक है, और वाई एक्सिस की रेंज कितनी है, 0.4 से यस, दैट इज 0 से लेकर 2 तक, या 2.0 भी कर लो। अब आपने ये देखना है कि एक्स एक्सिस में मेरे नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं। तो मेरे पास बड़े ब्लॉक्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। टोटल कितने, 6 हैं। तो मैं 6 में से कोशिश करूं तो 5 पे बना लूंगा ग्रिड, तो बेस्ट ग्रिड हो जाएगी। तो अगर मैं 5 पे बनाता हूँ, 5 बड़े स्क्वायर्स पे, तो एक कितने पे कितना होना चाहिए, 20 का, है ना। तो आप यूं समझ लो कि मेरे पास जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं दे आर 5। ठीक है, ये आपके पास रेंज है, ये आपके पास रेंज है। आपको एक स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो रेंज मेरे पास कितनी है, 100 डिवाइडेड बाय 5, तो टोटल मेरा नंबर कितना आ गया, 20। तो इसका मतलब 5 स्क्वायर्स को मैं 20-20 के डिफरेंस से रखूंगा। ये बात क्लियर है। उधर मैं पढ़ा रहा हूँ, इधर पढ़ा रहा हूँ, इधर तो तुम मेरी तरफ देखोगे या वो उधर स्क्रीन पे देखो, ताकि तुम्हें चीजें दोबारा 0, 0 से ना करनी पड़े। रेंज कितनी है मेरे पास, कितना प्लॉट करना मैंने, 100 वैल्यूज, 0 से 100। मेरे पास टोटल स्क्वायर्स कितने हैं, 5। तो मैं डिवाइड कर लूंगा 100 डिवाइड बाय 5, यानी आपने फॉर्मूला याद रखना है, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्क्वायर्स, रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास बिग स्क्वायर कितने के बराबर होगा। अब यही फॉर्मूला मैं वाई एक्सिस पे लगा के आपको बताता हूँ। 0 से आप शुरू करोगे, 2.0 पे लेके जाओगे। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि मेरे पास एक बिग स्क्वायर, यानी वो जो 10 का ब्लॉक है, वो कितने ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 के ब्लॉक्स यहाँ पे मार किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर भी 6 है। तो मैं ऊपर वाला 6 छोड़ देता हूँ, 5 पे यूज कर लेता हूँ दोबारा से। अब आप देखो, आपको मैंने वाई एक्सिस की रेंज बताई, वाई एक्सिस के लिए मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ था आप लोगों का, वाई एक्सिस। तो इसकी रेंज कितनी है, जल्दी से बताइए, रेंज इज 2 और नंबर ऑफ स्क्वायर्स 5। ठीक है, तो मेरे पास 1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 1 बिग स्क्वायर एक्चुअली मैं कह रहा हूँ, 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो मतलब कि 0.4 होना चाहिए। तो अब आप गौर से देखो,
ये जो मैंने रेड ब्लॉक्स लगाए हुए हैं ये 0.4 के ऊपर ही लगाए हुए हैं। ये आपका 0.00 ऑलरेडी लिखा हुआ था इसलिए मैंने नहीं लिखा। 0.4, 0.8, 1.2, 1.6 एंड 2.0 डन हो गया। अब आपके पास इस स्केल के ऊपर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि द गैप शुड नॉट बी मोर देन 1 सेंटीमीटर। अब यहां पे मुझे ऐसे लग रहा है कि एग्जामिनर मुझे पेनलाइज करेगा, ठीक है, उसकी मैं वजह आपको बताता हूं। हम यस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 आप लोग इसके बीच में भी वैल्यूज रख दो 1 2 3 4 5 और अपनी आदत बनाओ कि आपने 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये वैल्यूज भी आप रखें। आपका 1 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। आप एक्स एक्सिस देखो तो मेरा यहाँ पे स्केलिंग का नंबर कटेगा क्यों मैंने स्केल प्रॉपर नहीं किया हुआ। मैंने 1 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा गैप रखा हुआ है। ये देखो ना स्केल के लिए 0 से लेकर मैंने 2.0 तक जब गया हूं तो मेरा 1 सेंटीमीटर से बड़ा गैप है। 5.1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आप यहां पे क्या करोगे, इसको करोगे 10.0, ठीक है, ये आपका 10.0 हो गया। इसी तरह आपका यहाँ पे 30 लिख देना 30.0, ठीक है। ये आपका 40 हो गया तो 40 के बाद आपके पास कितना हो जाएगा 45.0 सॉरी 50.0 50 जी बहुत मोटा नहीं है क्या? हाँ लेकिन अभी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सही है सर जाने। ओके 50.0 60 और उसके बाद आपके पास हो गया 70.0 हो गया। 80 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप कर लो 90.0 और 100 बस, ठीक है। अब आपके पास स्केल का परफेक्ट स्केल हो गया, अब आपके नंबर नहीं कट सकते। अच्छा जी अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एस मार्क आपको मिल गया, ठीक है, एस मार्क सीख लिया कैसे लेते हैं। अब आप जाते हैं पी पे, प्लॉटिंग पे। अब मेरा बेटा प्लॉटिंग बहुत परफेक्ट 5 के 5 पॉइंट्स प्लॉट होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी ब्लॉब, मैंने ये ऑलरेडी चीजें समझाई हुई हैं। और एक सिंगल स्क्वायर यानी आप जब जहां पे प्लॉट करोगे ना तो इसकी सराउंडिंग में आपका 1/2 ये आपका मैक्सिमम रेंज। अब इससे बड़ा सर्कल नहीं बना सकते, अब इससे बड़ा क्रॉस नहीं बना सकते। मतलब अगर आपने एक पॉइंट सिलेक्ट किया, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, तो ओके आप ये करो इसके सराउंडिंग में, ये पॉसिबिलिटी भी है। या अगर आपने यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट किया तो आप इसका ये क्रॉस ये करोगे, दैट्स इट। आप ये वाला पॉइंट नहीं लगाओगे, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। ना ही आपने पॉइंट यहाँ पे क्रॉस किया और ये क्रॉस कर दिया, नहीं ये भी नहीं है। ये बातें मेरी सारी याद रखनी है। These all are mean false practices। तो आपको इसलिए ये सारी वैल्यूज मैंने आपको समझाई हैं। दिस इज बेसिकली द सैंपल। तो अब उसके मुताबिक मैंने सारा काम किया हुआ है। जस्ट सी ऑल द पॉइंट्स, एक एक पॉइंट प्लॉट किया और 5 के 5 पॉइंट्स प्लॉट होंगे, देन यू विल सिक्योर अ मार्क, 1 मार्क। 5 के 5 पॉइंट्स प्लॉट होंगे तो तब 1 नंबर मिलेगा, और एक्यूरेटली प्लॉट होंगे तो तब, ये भी कंडीशन है, ठीक है। तो ये देखो पहली वैल्यू हमारी 20 के ऊपर थी, 20 के ऊपर 0.4 थी, वो हमने प्लॉट की हुई है। दूसरी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी ऊपर टेबल देख के आप देखोगे 40 के ऊपर 0.8 थी। फिर इसी तरह ये सारी वैल्यूज मैंने प्लॉट की है। 60 के ऊपर मेरा हाल है 12 पॉइंट समथिंग है 11। इसी तरह 80 के ऊपर मैंने प्लॉट की हुई है। इस तरह 100 के ऊपर प्लॉट किया। ये देख रहे हो सारे प्लॉट्स हैं, इसका मतलब पी पॉइंट मुझे मिल गया, पी मार्क। ये सब प्लॉटेड पॉइंट्स आपको यहाँ मैंने मेंशन किए हुए हैं। ये देखो सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हैं। अब आपको दोबारा जाना है किसके ऊपर, ये 5 के 5 होंगे तो तब आपको 1 नंबर मिलेगा। अब उसके बाद क्या हो गया, ASPL, ठीक है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब ये जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है उसको आपने देखना है कि द पॉइंट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अबव एंड बिलो। पॉइंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अबव एंड बिलो। चेक करो आपके पास 3 पॉइंट्स 1 2 and 3, these 3 points are above the line and these 2 points are below the line। और below the line और above the line में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मतलब आप यूं समझ लो कि ऐसा नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लाइन आप लोगों के लिए सिंपल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज अगर ये मेरे पास लाइन होती, एक तो ये बहुत थिक है, ये तो वैसे ही जानी है, ये गलत हो जाएगी। अगर मैं इसको इवन डिस्ट्रीब्यूशन पे लेके जाता हूँ, लेट्स से
मैं कहता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं या यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं। इस पॉइंट में एक प्रॉब्लम है, ये लाइन 1 2 3 नहीं, ये बेस्ट फिट नहीं है, ये लाइन लगा देते हैं, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन आपके पास 1 2 2 ऊपर है, 3 बिलो है। ब्लू वाली लाइन देखो तो आपके पास क्या है, 1 2 पॉइंट्स अबव है, ठीक है ना, और 3 पॉइंट्स आपके क्या है, बिलो है। ये वाला अबव है, ये वाला अबव है, ये वाला बिलो है, ये वाला बिलो है, ये वाला बिलो। तो गेम तो वही है, 3 2 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन आप देखो ये जो ये वाला पॉइंट है ना, इसका मार्जिन ज्यादा है, इसका मार्जिन काफी ज्यादा है, ठीक है। ओके चलो ये इसके करीब है, ये दोनों करीब है, लेकिन इन पॉइंट्स का मार्जिन काफी ज्यादा, तो दिस शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज लाइन ऑफ बेस्ट फिट। हमने बहुत ही ख्याल रखना होता है इस चीज का, इसलिए मैंने ये आपके लिए, ये जो रेड वाली लाइन है, ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट। आप बिल्कुल इक्वल मार्जिन पे देखो सारे पॉइंट्स, मैंने कोशिश की है कि मार्जिन भी आपके पास एक जैसे रखो। अब इस लाइन में एक प्रॉब्लम क्या है कि द लाइन इज नॉट पासिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इवन, लेकिन फिर भी ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। जरूरी नहीं है किसी एक पॉइंट को टच करे तो तभी लाइन ऑफ बेस्ट फिट हो, ठीक है। तो बेटा ये जरूरी नहीं है ना, मैं यही कह रहा हूँ ना, हमारी 4 पॉइंट पे गुजर रही है तो दैट इज नॉट एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन। एक पॉइंट या तो अबव होगा या बिलो होगा। वो जितना हल्का सा बिलो है ना उतना हल्का सा एक अबव है। नहीं, इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने जो कंडीशन बताई है वो फॉलो करनी है। ये ग्राफ हो गया, क्लियर है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट हो गई। अब उसके बाद आपने इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट के ऊपर कैलकुलेशंस करनी है। अब इस कैलकुलेशन को देखो, ये बहुत ट्रिकी पार्ट था। उसने बोला हुआ है यूज योर वैल्यू ऑफ V1। V1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, V1 ऊपर आपको दिया हुआ उसने, आप दोबारा ऊपर जाएंगे तो आपके पास V1 की वैल्यू आ गई 0.6 वोल्ट। ये वैल्यू यूज करनी है और 0.6 वोल्ट यूज करते हुए फाइंड द लेंथ R of the resistance of the wire. For that the resistance of R show that clearly on the graph how you would obtain the necessary information. आपने ये देखना है कि मेरे पास 0.6 वोल्ट, 0.6 वोल्ट कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। 0.6 वोल्ट के ऊपर वायर की लेंथ कितनी है, कितनी है 32। ये मैंने जो सीधा सीधा ग्राफ पे गया, देखो मैं एरोज इसलिए शो करता हूं कि मैं यहां से इधर आया हूं, यहां से मैं नीचे इधर आया हूं, इसलिए मैंने एरोज के हेड भी लगाए हुए हैं। तो आपके पास ये 0.6 वोल्ट है, ये आपका V1 है, ये आपका V1 है। V1 के ऊपर आपने देखा 32 मीटर लॉन्ग वायर है। अब आपने यहाँ पे ना एक लॉजिक लगाना है मेरा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, उसके बगैर आप लोग नहीं कर सकते। ये आपका 32 सेंटीमीटर लेंथ आ गई, एक नंबर आपने यहाँ सिक्योर कर लिया। अब जो आगे वाला एक नंबर है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। वो नंबर कैसे ट्रिकी है, आपको उसने बोला हुआ कि आप रेजिस्टेंस बताओ वायर की, कितनी 100 सेंटीमीटर वायर की रेजिस्टेंस बताओ, सही है, 100 सेंटीमीटर वायर की रेजिस्टेंस। अब आप देखो मुझे ये बताओ, जब आपकी वायर 32 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो आपकी रेजिस्टेंस कितनी आई है उसकी 1.9 ओम, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ये 32 मीटर लॉन्ग वायर की है, 32 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर की है। जब वायर की लेंथ कितनी है 32 सेंटीमीटर जी। तो आपने ये क्या कैलकुलेशंस की कि अगर 32 सेंटीमीटर वायर की रेजिस्टेंस है 1.875 ओहम्स, इसके साथ ओहम भी लगता है, तो बेटा 32 सेंटीमीटर हमने अभी कैलकुलेट किया ना, ये 9 कर सकते हो, हाँ ये रेंज आएगी, थोड़ी सी रेंज आएगी, मैंने रेंज चेंज की है देख लो ना, 1.9 किया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास 100 सेंटीमीटर के लिए कितनी हो जाएगी 1.875 डिवाइडेड बाय 32 into 100। तो ये आपका आंसर तो 5.9 के करीब करीब आ रहा था, तो 5.9 6.0 6.1 आप लिख सकते, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो आपके पास ये क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही है। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन लाजमी होता है, जो ग्राफ का क्वेश्चन है वो मस्ट है, इसलिए ग्राफ की कैलकुलेशंस, अभी तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना, इसमें ग्रेडियंट की कैलकुलेशन थी ना ही कुछ और था, इसलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन था ग्राफ का। मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं ग्राफ के। अब आखिरी क्वेश्चन, आखिरी पार्ट आपका जो है दैट इज प्लानिंग एंड एनालिसिस का क्वेश्चन है। प्लानिंग का क्वेश्चन है बेसिकली, एनालिसिस तो आपसे बहुत कम पूछता है इसमें। अब इस क्वेश्चन में आपके 7 नंबर होते हैं और ये 7 मार्क्स आपके यहाँ डिवाइडेड होता है कि आपने इन 7 को कैसे ऑब्टेन करना है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक की बनाया हुआ है, आपके उसमें भी मैंने रखा हुआ है, ठीक है, PMDC TV,
ठीक है, वो सारे का सारा बेसिकली जब मैं मार्क कर रहा था तो मैंने कुछ मेथड मार्क, प्रोसीजर मार्क, कंट्रोल वेरिएबल्स, इंस्ट्रूमेंट्स यूज वगैरह 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 उसके लिए अलग अलग वो किया हुआ है। अब देखो आपके लिए डेडलाइंस क्या हैं। सबसे पहली बात ये कि स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग द स्प्रिंग मेड फ्रॉम डिफरेंट मेटल्स। इन्वेस्टिगेशन क्या है शारिक? स्प्रिंग्स का इन्वेस्टिगेशन है मेटल्स के साथ। प्लान एन एक्सपेरिमेंट, आपने एक एक्सपेरिमेंट प्लान, इन्वेस्टिगेट द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम डिफरेंट मेटल्स। आपने ये देखना है कि हर मेटल का स्प्रिंग, सॉरी डिफरेंट मेटल का स्प्रिंग कितना कितना एक्सटेंड हो रहा है, उसका एक्सटेंशन लेवल मेटल के साथ वेरी कैसे करता है, ये आपका इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा, इस इन्वेस्टिगेशन में द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज अवेलेबल, ऑपरेटर्स अवेलेबल है, फिर बॉस क्लैंप स्टैंड वगैरह है, मीटर रूल है, स्प्रिंग मेड फ्रॉम डिफरेंट मेटल्स हैं, सिलेक्शन ऑफ लोड्स विद हैंगर्स है आपके पास, ये सारा कुछ आपकी लैब में है। यू कैन ऑल्सो यूज अदर ऑपरेटर्स and materials that are usually available in the laboratory. In your plan, you should, ये marks हैं सारे के सारे, write a list of suitable metals for the spring. तो आपके पास, आपको पता है मोस्टली मेरे पास कॉपर होता है, आयरन होता है, स्टील होता है, तो मैंने यहां पे इसको जस्ट एक नाम दे दिया कि आपने सुटेबल मेटल्स के लिए इसका वो कर देना है, ठीक है। अच्छा, ड्रॉ डायग्राम, डायग्राम का मैंने डी से शो किया, अगर डायग्राम ड्रॉ है तो आपका एक नंबर मिल जाएगा। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन, ये आपका मेथड है या प्रोसीजर यहां लिखा होगा, ठीक है, मेथड और प्रोसीजर एक ही चीज होती है। अच्छा, उसके बाद क्या है, स्टेट द की वेरिएबल्स टू बी केप्ट कांस्टेंट, वहां पे मैंने सी से इसको शो किया हुआ है, ठीक है, पीएमडीसीटीवी में सी से शो किया हुआ है, तो आपके पास ये वेरिएबल्स, यहाँ पे मैं उसको वी से शो कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर आपके पास है टी, टी स्टैंड्स फॉर ड्रॉ टेबल, टेबुलेशन के लिए आपके पास क्या है, वहां पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है। और उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन हाउ यू वुड यूज द रीडिंग टू रीच द कंक्लूजन, सी फॉर कंक्लूजन, ठीक है, ये बात क्लियर है। वहां पर मैंने बस क्या कहते हैं, पीएमडीसी टीवी, एक थोड़ा सा मुझे जहन में वो आ रहा था कि ये आराम से बंदा याद कर सकता है, मैंने किया है। आप ये हर एक्सपेरिमेंट के लिए एक अलग निमोनिक्स बनेगा, आपने अपने हिसाब से देखना है कि मैंने मेटल्स का, मतलब ये सारी चीजें वहां शामिल होनी चाहिए आपकी इन्वेस्टिगेशन में। अब देखो सबके मार्क्स मैंने दिए हुए हैं, अगर आपने मेटल रिप्रेजेंट किया हुआ है, देखो लिखने का तरीका सबका अलग हो सकता है, मेटल्स मेंशन हुई हुई है अगर तो एक नंबर, अगर आपने एक्सपेरिमेंट का सॉरी डायग्राम बनाई है तो एक नंबर, ठीक है, अगर आपने प्रोसीजर लिखा हुआ है तो 2 मोर मार्क्स। प्रोसीजर थोड़ा डिटेल है, वो मैं समझाऊंगा, वो उसमें क्या क्या चीज आप लिखोगे। अगर आपने कांस्टेंट वेरिएबल्स या की वेरिएबल्स विच आर केप्ट कांस्टेंट वो रखा हुआ है तो एक नंबर, अगर आपने टेबल मेंशन किया हुआ तो एक नंबर, और आपने कंक्लूजन का प्रोसीजर मेंशन किया हुआ तो एक नंबर, ठीक है। पी प्रोसीजर है, एम मेथड, एक ही बात है, ठीक है। अब वो मैं देखूंगा वहां पे शायद मैंने पी फॉर, नहीं पी फॉर कुछ मेटल लिखा होगा, वो किसी एक पेपर में मैंने लिखा था कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई एक पेपर है जिसमें मैंने ये लिखा हुआ कि मैं पी किसको शो कर रहा हूँ, ठीक है, तुम थोड़ी बात कर लो। अब देखो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा हूँ, ठीक है, आपने साथ साथ देखना भी है। सबसे पहले मैंने सूटेबल मेटल्स मेंशन किया हुआ तो मेरा एक नंबर यहाँ मिल जाएगा, फिर मैंने डायग्राम मेंशन की हुई है तो एक नंबर यहाँ मिलेगा। अब डायग्राम में क्या चीज है, मैं आपको डायग्राम थोड़ी सी क्लियर करके बताता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं डायग्राम में इस कलर से बनाई हुई है कि ये कोई इतना ज्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन आप लोग ब्लैक से ज्यादा आपको पेंस नहीं होंगे। मैंने स्टैंड शो किया हुआ है, मैंने लेबल डायग्राम दिखाई है, देखो इसी तरह स्प्रिंग लटकाया जा सकता है ना। आपके पास स्टैंड है, स्टैंड के साथ मैंने एक क्लैंप और बॉस लटकाया हुआ है, उसके साथ मैंने एक स्प्रिंग लटकाया हुआ है और उसके साथ मैंने एक मैस हैंगर लटकाया हुआ है, ठीक है। अब उसके साथ एक और काम जो मैंने किया हुआ है वो मीटर रॉड है, ये जो मैंने लगाया है मीटर रॉड, मीटर रॉड को भी क्लैंप के साथ अटैच किया जा सकता है। अब आपके पास एक बहुत आसान सी ट्रिक ये हो गई कि स्प्रिंग जब आपने अटैच किया तो यू कैन अटैच अ ब्लू टैग, ठीक है, या पॉइंटर कह सकते हो इसको। वैसे मैस हैंगर के साथ एक पॉइंटर होता है, मैस हैंगर अगर आप देखोगे उसके साथ एक पॉइंटर होता है, एंड दैट पॉइंटर वुड बी पॉइंटेड टुवर्ड्स द मीटर रूल, और आप जैसे जैसे इसके साथ मैस अटैच करोगे ये पॉइंटर नीचे आता जाएगा और ये आपकी रीडिंग यहाँ से नोट होगी। आपकी ये रीडिंग
ये रीडिंग, जैसे जैसे ये नीचे आएगा दैट वुड बी द एक्सटेंट। इसका मतलब वर्केबल डायग्राम है, लेबल्ड है, तो 1 नंबर मेरा यहाँ पे मिल गया मुझे। ठीक है, बात का समझ आ गई। तो मैं इसके साथ साथ मेंशन भी कर लेता हूँ, 1 मार्क आपका यहाँ पे आ गया, 1 मार्क आपका यहाँ पे आ गया। अब आप देखो मेथड पे आते हैं। मेथड में मैंने क्या चीजें लिखी हुई है, ये पूरा मैंने मेथड शो किया हुआ है। आप लोग गौर से देखो मैंने क्या किया है। आप यही काम कर सकते हैं ना, अटैच अ स्प्रिंग एज शोन इन द डायग्राम फॉर एनी मेटल। आपने जो ऊपर मेटल रखी है ना, उनमें से कोई भी एक मेटल का स्प्रिंग अटैच कर लो एंड मेजर इट्स इनिशियल लेंथ। आप अगर इनिशियल लेंथ मेजर नहीं करोगे तो आप एक्सटेंशन कैसे फाइंड कर सकते हो? आपने इनिशियल लेंथ मेजर की, किससे मेजर की वो भी मैंने बता दिया, मीटर रॉड से मेजर की। ठीक है, पेपर रख लो अपने साथ ना, ऐसे पेपर रख लो अपने साथ। ठीक है, आपने किससे मेजर की? मीटर रॉड से। ये मेंशन करना जरूरी है कि मैं क्या मेजर करूंगा। मैंने WWE का मेथड बताया था, WWE नहीं, बेसिकली WWH। W what to measure, with which instrument to be measured, or which instrument is used and how to measure। ठीक है, तो मैंने यहाँ तीनों चीजें मेंशन। आपने इनिशियल लेंथ मेजर करनी है, मीटर रॉड से मेजर करनी है, और विदाउट पैरेलक्स एरर मेजर करनी है। ये चीजें चेक कर रहा हूं मैंने लिखी हुई है। एड सम लोड टू लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग एंड मेजर द फाइनल लेंथ यूजिंग द मीटर रॉड विदाउट पैरेलक्स एरर। सादा लफ्जों में लिखना है, ज्यादा कहानी नहीं बनानी, जो जगह कम है हमारे पास। मेजर द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग विद इन इलास्टिक लिमिट। आपने ज्यादा भी नहीं उसके ऊपर लोड डालना कि वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाए। रिपीट द प्रोसीजर फॉर अदर स्प्रिंग्स टू। यहां तक आपका प्रोसीजर के 2 नंबर मिल गए आपको। अगर आपने ये सारा मेंशन किया हुआ है आपको 2 मार्क्स मिल गए। अब यहां पे मैंने देखो अंदर ही एक और चीज लिखी हुई है, कीप द लेंथ या थिकनेस ऑफ द वायर जिससे आपने स्प्रिंग बनाया हुआ है, या क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल कांस्टेंट। आप स्टील का स्प्रिंग यूज करो, कॉपर यूज करो, आयरन यूज करो, जो मर्जी यूज करो, इसकी वायर की थिकनेस एक होनी चाहिए और कॉइल का भी थिकनेस एक होनी। एक ऐसा नहीं कि एक आपने रखा हुआ बहुत चौड़ा स्प्रिंग रखा हुआ है, एक बहुत तंग स्प्रिंग रखा हुआ है, नहीं, आपने सबको ये कांस्टेंट रखना है। अच्छा, फिर आप इनिशियल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग भी कांस्टेंट रख सकते हो। ऐसा नहीं हो एक स्प्रिंग इतना लंबा हो एक छोटा सा हो। सॉरी, लेंथ ऑफ द, हाँ, तो ये V में लिखा होगा तुम्हारा, V में 0 है, दिखाओ मुझे। प्रोसीजर के 2 नंबर हैं, तुमने मेटल्स का 1 नंबर है, डायग्राम का 0 नंबर है, कांस्टेंट का 1 नंबर है, लिखा हुआ है ना। नहीं, सॉरी, कांस्टेंट कंक्लूजन है तुम्हारा, वेरिएबल। हाँ ठीक है, हाँ इसको ऐड कर दो, तुमने लेंथ इनिशियल लेंथ कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है, इसको ऐड कर दो एक। ठीक है, तो ये सारे यानी P फॉर, सॉरी अब मुझे याद आ गया, PMDC प्रोसीजर के 2, M फॉर मेटल्स की इंडिकेशन, C फॉर PMDC, D C फॉर कंक्लूजन, और T फॉर टेबल, हाँ V फॉर वेरिएबल, PMDCTV, T फॉर टेबल और V फॉर जो आपने वेरिएबल। P प्रोसीजर है आपका, जो मैंने मार्किंग की हुई है, मैंने अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें मैंने अलग निमोनिक्स रखा हुआ है ना। आपकी जो मार्किंग में मैंने PMDCTV रखा हुआ है, तो P फॉर प्रोसीजर के देखो 2 मार्क्स होंगे, M फॉर मेटल की इंडिकेशन का 1 नंबर होगा। ठीक है, एक ही बात है, इस तरीके से आप लोगों ने मेंशन किया हुआ है। अब आपको मैंने कांस्टेंट भी दे दिया, अब मैं टेबल पे आता हूँ। मैंने टेबल का इंडिकेशन दे दिया। अब टेबल में आपको उसने बोला हुआ है कि आपने सिर्फ कॉलम हेडिंग वगैरह लिखनी है, रीडिंग्स नहीं लिखनी। तो मैंने लिखा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बाद आप क्या करोगे, आपने टाइप ऑफ मेटल, कौन कौन से मेटल्स हैं, फिर एक्सटेंशन इन सेंटीमीटर और लोड इन न्यूटन। आपको एक्सटेंशन और लोड का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आपने अगर ये टेबल बनाया हुआ है थ्रू कॉलम हेडिंग, तो 1 नंबर आपका यहाँ पे आ गया। अब आप ये सारा एनालिसिस एंड कंक्लूजन का पोर्शन है। आप प्लॉट द ग्राफ ऑफ लोड एंड एक्सटेंशन, ठीक है, एंड द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ विल बी, हाँ, एंड डिटरमिन द ग्रेडियंट। अब ये भी लिख सकते हो। अब आपने ये बताना है कि ग्रेडियंट will be more for the metal which have more extension। अगर फॉर एग्जांपल एक ही जितना लोड डालने पे कॉपर ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, तो इसका मतलब उसका ग्राफ का ग्रेडियंट ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? ग्रेडियंट हमें बताएगा। यहाँ पे आप एक और चीज मेंशन कर सकते हो, जो कि छोटा सा मैंने यहाँ पे एक पॉइंट नहीं मेंशन किया हुआ,
लोड एंड एक्सटेंशन, लोड आप डालो किसके ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और एक्सटेंशन आप डालो एक्स एक्सिस के ऊपर, तो तब आपका ग्रेडियंट, सर पहले मुझे सुन लेना, मैंने ग्रेडियंट मार्क किया हुआ है कि ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ विल बी मोर, जिसके ऊपर मेटल विच है मोर एक्सटेंशन फॉर द सेम लिमिट ऑफ लोड, ठीक है। अब जिस मेटल का एक्सटेंशन ज्यादा है उसका ग्रेडियंट, हाँ उसका ग्रेडियंट कम होगा, ठीक है, यस सॉरी आप सही कह रहे हो, मैंने इसके मुताबिक रखा हुआ था लाइक दिस, ओके। तो अब हम लोग मेंशन कर लेते हैं, यहाँ जरूरी नहीं था इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया था, लोड आप रख रहे हो किस पे, एक्स एक्सिस पे, और एक्सटेंशन रख रहे हो वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो ग्राफ में आपको जस्ट एक सिंपल ग्राफ दिखा देता हूँ, एक्चुअली आपको ज़ाहिर सी बात है मैं समझा रहा हूँ चीजें, तो हम लोग उसके मुताबिक चले जाते हैं। आपको आप ग्राफ का ना एक मॉडल दे भी सकते हो, इशू नहीं होता, बल्कि ज्यादा अच्छा होता है कि आप अगर चीजें अपनी क्लियर करो एग्जाम के लिए। अच्छा, अगर लेट से यहाँ पे मेरे पास एक्सटेंशन है, ठीक है, दैट इज इन सेंटीमीटर, और लोड है मेरे पास, लोड इज इन न्यूटन, ठीक है, आप इसको फोर्स कर लो एंड दैट इज इन न्यूटन। और लेट से आई हैव डिफरेंट मेटल्स, अब इन डिफरेंट मेटल्स के लिए मेरे पास जो ग्राफ्स की वैल्यूज होंगी दे विल बी डिफरेंट, मतलब जो ग्रेडियंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब आप मुझे बताइए कि लेट से मेरे पास एक ग्राफ है ये, ठीक, एक ग्राफ है मेरे पास किसी एक और मेटल का ग्राफ आया है उतने ही लोड पे, उतने ही लोड पे, ये फिर ये आपने लोड की वैल्यू ना डिफाइन कर देनी कि मैं लोड इससे ज्यादा नहीं डालूंगा, और इसके ऊपर एक का ये ग्राफ बन रहा है। जब आपके ग्राफ्स डिफरेंट हैं तो इसका मतलब ये आपने यहां तक इसको रखना। अगर आपके ग्राफ डिफरेंट है तो लेट से दिस इज योर मेटल कॉपर, लेट से दिस इज आयरन, एंड सपोज इट इज स्टील। तो आपने लोड एक्सटेंशन ग्राफ में ये देखा कि जिसका ग्रेडियंट ज्यादा है उसका उस मटेरियल के लिए एक स्पेसिफिक लोड पे एक्सटेंशन क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। दिस वाज ऑल अबाउट योर पेपर 6। होप्स हो कि ये चीजें सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। अल्लाह हाफिज, नहीं बैठो इधर, अच्छा तुम कह रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह, है ना।